अस्सलाम वालेकुम। जियो पॉडकास्ट साहिल किनारे स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। और आप ये सोच रहे होंगे, वैसे तो आपने प्रमोशंस में और कैप्शन में देख लिया होगा, लेकिन आज के हमारे गेस्ट इतने ख़ास हैं और इतनी हमारी फरमाइश करने के बाद फाइनली इट इज़ हैपनिंग। एंड हम सबको इनके म्यूज़िक से बड़ा प्यार है, इनकी आवाज़ से बड़ा प्यार है, इनकी कंपोजिशन से बहुत प्यार है। इनका इंट्रोडक्शन मैं प्रॉपर तरीके से इसलिए करवाना चाहूँगा कि कुछ गाने होते हैं जो कुछ दिन याद रहते हैं, और जेनज़ीज़ इससे रिलेट शायद ना कर पाएँ। जेनज़ीज़ देखते हैं, 30 सेकंड की एक रील देखते हैं, ट्रेंडिंग में आती है और चली जाती है। कुछ गाने होते हैं जो हफ्तों याद रखे जाते हैं, कुछ गाने होते हैं जो महीनों याद रखे जाते हैं, कुछ गाने होते हैं जो सालों याद रखे जाते हैं। लेकिन फिर कोई ऐसी कॉम्पोज़िशन आती है, फिर कोई ऐसी धुन आती है, ऐसी ट्यून आती है, जो वो फिर जनरेशंस उसको याद रखती हैं। मेरा इनसे जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ उस कॉम्पोज़िशन से है। मेरा इनसे जो ताल्लुक़ है वो उस म्यूज़िक से है कि हमारा बचपन, हमारी टीनेज, हमारा अर्ली 2000s का वो दौर, जब वहाँ के उस वक़्त के नौजवान याद कर सकते हैं, मिलेनियल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो रिलेट कर सकते हैं कि जब वो एक गाना आया, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। और उसके बाद बहुत गाने आए, बहुत म्यूज़िशियंस आए, बहुत सिंगर्स आए, लेकिन वो गाना आज भी ज़िंदा है, हर जगह सुना जाता है। आज भी जब कोई गिटार को ट्यूनिंग कर रहा होता है या गिटार बजाने की कोशिश कर रहा होता है, तो सबसे पहले आदत को सुनता है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनके इंट्रोडक्शन में मैं और क्या-क्या कहूँ, गौहर मुमताज़ जल बैंड के। और गौहर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। फाइनली इट इज़ हैपनिंग। Thank you so much, Mubashir, and I'm really sorry for a lot of delays in this interview. And thank you so much for having me. आपके लिए हम इंतज़ार कर सकते थे, आपके लिए ऐसा इंतज़ार कर सकते थे। आप गौहर भाई, वो दौर जिसमें वो लम्हे, तेरी याद, आदत, दिल हारे, और फिर वो जो जिस गाने की वजह से मैं रिलेट कर सकता हूँ, वो गाना है जो आपको और भी लोग बहुत कहते होंगे, लेकिन एक गाना आया था जल का एल्बम में, एक दिन आएगा। मैं एफएससी में था और मैं वो गाना सुनता रहता था, और उसने आज तक मुझे मोटिवेशन में मेरा बड़ा साथ दिया है। और मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने इतना प्यारा वो गाना बनाया, इतनी प्यारी कॉम्पोजिशन थी। दिल तू रोना नहीं, ख्वाब अधूरे नहीं, अरमां सारे तेरे होंगे पूरे कभी, एक दिन आएगा तू यूं गाएगा, गौहर के साथ गाएगा। क्या गाना था, क्या ज़बरदस्त जर्नी है आपकी गौहर भाई। कैसे देखते हैं जब आप उस फ्लैशबैक आता है उस दौर का, और फिर माशाल्लाह अभी भी आप जब कॉन्सर्ट्स करते हैं, आपका बांग्लादेश में कॉन्सर्ट हुआ, आपका हर जगह कॉन्सर्ट, मैं सब बातें करूँगा, क्या फ़ील करते हैं जब फ्लैशबैक आता है? पहले Mubashir, thank you so much for reminding me all those songs from the first album. I think obviously मैं थोड़ा वापस चला गया हूँ उस दौर में जहाँ पे I was only 19 years old and didn't know कि हम गाने लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और आदत was the first attempt before दिल हारे। और मुझे लगता है कि शायद अभी भी अगर आप देखें तो आदत एक आजकल भी लोग उसको रिलेट करते हैं। इवन इस दौर में भी लोग बहुत से हैं जो उसको गाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन जो भी आदत से एसोसिएटेड है। यूनिवर्सिटी के दौर में सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे और दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम गिटार बजाते हो, तो चलो चलते हैं, जाके सिंगिंग कॉम्पिटिशन में नाम लिखवा देते हैं। आई डिड दैट। वहाँ पे मैंने एक नजम शिराज का गाना गाया, आ जाना। नजम शिराज मुझे बहुत पसंद थे और उनके गाने बड़े मज़ेदार थे, तो आई वोन दैट। फिर उसके बाद एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। और लिखने की जहाँ तक आपकी बात है, ये मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक करता चलूँ कि मुझे कहीं से शौक़ नहीं था गाने लिखने का। तो आई वॉज अ कंपोजर एंड आई यूज्ड टू सिंग। तो एक मेलोडी बनी, ना ना, इट वाज जस्ट लाइक दिस, ना 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 रा रा ना रा 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 रा। तो मैंने कहा यार इस पे लिरिक्स लिखने हैं। सो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपको ये तो नहीं पता होता कौन सा लिरिसिस्ट के पास जाना है, क्या करना है। तो मैंने खुद से पेन पकड़ा और ये चीज़ें लिखना शुरू कर दी। एंड फर्स्ट 4 लाइन्स वाज दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ये मैं अपने कमरे में बैठा हूँ एंड सडनली ये लाइनें आ गई।
तो लिखना शुरू कर दिया, लोगों को सुनाया, दोस्तों को सुनाया, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें, तो व्हाई डोंट यू कंप्लीट इट। सो आई थिंक वो जो कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल करते करते मैंने काफ़ी पेपर्स भरे और फिर देन आई फिगर इट आउट कि ये गाना मैंने लिख लिया है। एंड कौन इंस्पिरेशन था? किसकी किसकी आदत हो गई थी आपको? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। मुबशर, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसके पीछे अक्सर लोग पूछते हैं क्या कहानी, बट कोई कहानी नहीं थी। इट वाज जस्ट इंस्पिरेशन ऑफ योर कॉलेज डेज, योर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स। आई एम श्योर आपका भी एक यूनिवर्सिटी कॉलेज दौर होगा जिसमें यू नो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सिटिंग गोइंग ऑन डिफरेंट ट्रिप्स, आप बैठे हुए एंड जस्ट रिलैक्सिंग इन बिटवीन योर लेक्चर्स। तो मैं बीएससी का स्टूडेंट था, कंप्यूटर साइंस का, दरमियान में काफ़ी ब्रेक होती थी, तो वहाँ पे बैठ के कुछ सुनाना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे गाने लड़कियों को ही सुनाता था, लेकिन ऑब्वियसली बॉयज़ एंड ऑल, तो पसंद ज़्यादा लड़कियों को आते थे गाने। एंड बिकॉज आपको पता है कि इट वाज आल्सो फिनोमेना कि आपको गिटार बजाना आना चाहिए, एंड इट यूज्ड टू साउंड वेरी कूल एट दैट टाइम। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे, आई थिंक वहाँ उस दौर का म्यूज़िक, जिस तरह वाइटल साइंस था, जुनून था, ये वो दौर का म्यूज़िक था जब हम सुनते थे गाड़ियों में एंड ड्यूरिंग आवर स्टडीज़, एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान। तो मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ, एंड आई थिंक इंस्पिरेशन कैन बी टेकन by anyone, not necessarily that it has to be a gender involved in that. So I think overall just a journey जिसमें दिल करता था कि एक बैंड बनाऊं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि when I was in 6th 7th grade, मैंने उसी टाइम से डिसाइड कर लिया था कि मैंने एक बैंड बनाना है। When I didn't know कि कैसे चलना है आगे, बैंड बनता कैसे है, you know, स्टूडियो कैसे जाते हैं सारे। तो वो कहते हैं ना कि विश ऑफ अ चाइल्ड which eventually become true, मेरे साथ एक्चुअली वो हुआ है। और कहते हैं कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहें तो सारी कायनात उसको। सो आई थिंक माई जर्नी वाज सिंपल। मेरे बिल्कुल म्यूज़िक का लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम आदत बाकी म्यूजिक पे भी आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन सिंस वो आपकी कॉम्पोजिशन, आपका एक थॉट प्रोसेस था, आदत से आपकी बहुत प्यारी भी यादें जुड़ी हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन आपके सामने जब आदत आता है तो आपके जहन में क्या आता है? यार एक जिससे इतना प्यार मिला, इतनी कंट्रोवर्सी मिली, इतने मसले भी मिले, लेकिन इतनी यादें मिली। तो जब भी गौहर के सामने आदत वर्ड आता है तो क्या जहन में आता है? आई रिमेंबर ये इसको आसान अल्फाज में कह देते हैं, जिस तरह आपका किसी से मोहब्बत हो, उससे आपका झगड़ा भी हुआ, लेकिन आपका मोहब्बत का इजहार भी हुआ, आपने लाइफ भी एक गुजारी। आदत आपके लिए क्या मैटर करती? आई थिंक दैट वाज अ टाइम हम बहुत यंग थे। आई वाज 18 years old, एंड वो सारे दौर में मुझे अच्छी यादें ज़्यादा याद हैं। और आई थिंक टू मूव फॉरवर्ड, आई थिंक आपको ज़िंदगी में करना भी ये चाहिए कि आपको अच्छी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो इस गाने से हम सबसे ज़्यादा, इस गाने से सब कॉन्टिनेंट के फैंस जुड़े हुए हैं, इंडिया के फैंस जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश के फैंस जुड़े हुए हैं, जो इवन मुबशर 20 years के बाद भी इस गाने को बिल्कुल वैसे ही गाते हैं जैसे मेरा ख्याल है वो लोग भी गाते हैं जो शायद उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे। सो आई थिंक वो सबसे एक ऐसी चीज़ है जिसने एक बहुत ट्रेंड सेट किया। एंड आई थिंक उस दौर की अगर आप कंपेयर इस चीज़ पे करें, मेरा ख्याल है कि जितने भी अब जेन जी, जिस तरह अभी मैं कॉन्सर्ट बांग्लादेश गया हुआ था, तो वो अब नई जनरेशन सारी वहाँ पे आ गई है। So I was amazed that, you know, as soon as I started playing guitar, आदत, तो वो गाना शुरू हो गए थे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें से the best thing is to take inspiration forward कि even after 20 years इतना कुछ चेंज हुआ, ठीक है, बैंड में इतनी चेंजेस आई, और उसके बावजूद भी we are still relevant. So that is the positive thing. और फिर इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट नेस्कैफे बेसमेंट को भी जाता है कि जब वो रिवाइव हुआ, वो टोन और 10 मिनट का शायद ही कभी एक कोई म्यूजिक बना हो, वो फिर दोबारा आदत हुई, उसमें फिर आपने वो एक ट्रैक गाया था। मैं इसका क्रेडिट जुल्फी को देना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक ही इज़ वन प्रोड्यूसर जिसने आदत की एल्बम पे भी काम किया, जब म्यूजिक वीडियोस पे भी किया, एंड एक्चुअली इट वाज हिज आइडिया टू डू द इंस्ट्रूमेंटल। एंड बिकॉज वो एक प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ पे, एक बेसमेंट के नाम से प्रोग्राम कर रहे थे, एंड ही थॉट दैट, यू नो, ऑब्वियसली इट्स अ फिनोमिनल सॉन्ग, तो इसको रीअरेंज कर। सो यू नो, रीअरेंजिंग आदत अगर कोई करे तो मेरा ख्याल है कि हम सबसे द बेस्ट ऑप्शन इज़ जुल्फ़ी। तो वो इंस्ट्रूमेंटल करना
तो रेडी हो गया. बट यू नो नाइस ऑफ हिम दैट व्हेन आई टोल्ड हिम कि इसमें नई कुछ लाइनें भी अगर हम डालें तो वो बहुत अच्छी लगेंगी. थोड़ा सा जुल्फी और एंड को उस पर नहीं एग्री कर रहे थे, बट देन ही ट्रस्टेड मी एंड वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट. बिकॉज मुझे मेरा आइडिया ये था कि इतने अरसे के बाद आदत इंस्ट्रूमेंटल आ रहा है तो कुछ तो नई लाइनें हों. बीइंग अ राइटर एंड अ कंपोजर आई ऑलवेज वांटेड के कुछ तो आप नया फ्लेवर दें बजाय कि आप आराम से इंस्ट्रूमेंटल करके चले जाएं. सो ही एग्रीड एंड वी देन डिड 4 लाइंस. वो हमें सुनाए ताकि हम सब ने सुनी, लेकिन लाइव आज. खींची तुझसे किस्मत की लकीर, हाथों में दिखता था वो प्यार, तेरी ही आदत कुछ पड़ सी गई, चाहत का ऐसा था खुमार, नींद न आए रातों में क्यों, बिछड़े लम्हों को लौटा दे तू, अब तो आदत सी. बेसिकली उसी स्केल में था ये. एंड दिस इज हाउ आई कंपोज दैट. एंड आई थिंक वो उससे भी ज़्यादा हिट हो गया आदत पार्ट 3 करके. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग इन ढाका तो ये लाइंस पे सबसे ज़्यादा शोर आ रहा था कि ये कब आएंगी. एंड ऑन एवरीथिंग जो शो किया उसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंटल की मुबशर एक एक चीज़ सितार से लेके रुबाब से लेके पे people were enjoying it like anything. अब आदत की हम बात करें और हम साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि आदत से भी बड़ी यादें हैं, वो लम्हे से भी बड़ी यादें हैं, दिलहारे से भी बड़ी यादें. एक दिन आएगा, वो मोटिवेशन आपको कैसे मिली, किसने दी? और वो जो वीडियो थी, आई एम श्योर आजकल के बच्चों ने शायद अल्लाह करे वो देखी हो, लेकिन जो हमारे दौर में मिलेनियल्स ने देखी, और वो जो कॉलेज का एक दौर है, यूनिवर्सिटी के लड़के, और वो उसकी बातें करें, तो वो क्या थॉट प्रोसेस था? एक दिन आएगा तू यूं गाएगा, दिल तू रोना नहीं, ख्वाब अधूरे, ये सब लोगों ने अपने इम्तिहान से, एग्जाम से पहले, मुझे यकीन है वो सुनते थे और मोटिवेशन लेते. आई नो. सो यू नो मुबशर के उस टाइम पे बहुत सी चेंजेस हो रही थी और आई वाज आल्सो फेसिंग अ कंट्रोवर्सी एट दैट टाइम. आई वाज अ किड 17-18 साल पे. बट वन थिंग दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट गिव अप. मेरा ख्याल है कि शायद एक दिन आएगा में जो लिरिक्स जो निकले हैं, जो मैंने लिखे हैं, वो बिल्कुल उस दौर की कहानी है कि एक दिन आएगा तू यूं गाएगा. एंड आई थिंक इट्स अबाउट होप. दिल तू रोना नहीं, ख्वाब अधूरे नहीं, ये अरमा सारे तेरे होंगे पूरे कभी. आई थिंक बड़ा एक मैं उसको अब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो मैंने अपनी उस एज से बहुत पहले एक बड़ी मैच्योर चीज़ लिखी थी, ये और तेरी याद. एंड दैट इज़ आई एम वेरी हम्बल बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत आगे के गाने थे, बहुत मैच्योर गाने थे. अभी मैं रिसेंटली 2-3 लोगों से मिला तो मुझे बता रहे थे कि ये वो गाना है जो आपने जैसे कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में जब लोग पढ़ रहे होते थे तो ये गाना पीछे लगाया होता था. एंड या सो आई थिंक हमने इसलिए लिखा और आई थिंक लोगों ने और फैंस ने उसको रिलेट किया टू बेसिकली अपने आप को कहते हैं ना ज़रा मोटिवेट करने के लिए ताकि एग्जाम्स में पास. ये जो पल है इन्हें खुशियों से भर लो. या इट गोज़ लाइक तेरी आँखें अब होंगी ना कभी नम, तू जो देख ले तो भुला दूं मैं सारे गम, तू जो चाहे तो बदलेगा मौसम हो ये जो पल है इन्हें खुशियों से भर लो तुम, वो बीते दिन उन्हें याद फिर से कर लो तुम, तू जो चाहे तो बदलेगा मौसम वो, ये दिल तू रोना नहीं,
ये ख्वाब अधूरे नहीं, ये अरमां सारे तेरे होंगे पूरे कभी, एक दिन आएगा तू यूं गाएगा ओ हो हो कमाल, आपके लिए ही सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी, मेरे लिए बड़ी, मुझे इस वक्त मेरे लिए इतना एक प्यारा मोमेंट है। वो मेमोरीज जो आपने एफएससी में, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हो, एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हो पढ़ाई के लिए, और ऐसे गाने, कई दफ़ा कई गाने ऐसी मोटिवेशन जो लोगों के लिए, जनरेशन्स के लिए वो एक मोटिवेशन बन जाते हैं, और ये गाना उनमें से एक है। अगर किसी जेनजी ने ये गाना मिस किया है तो वो एक दिन आएगा, ज़रूर सुने, उसको मज़ा आएगा। फिर गौहर भाई, आपके म्यूज़िक ने, आपकी कॉम्पोजिशन ने पूरा एक ट्रेंड चेंज कर दिया बॉलीवुड में भी। बॉलीवुड में भी हमने देखा सजनी के बाद और तेरी याद के बाद, वहाँ पे उस तरह के गाने बनना शुरू हो गए आपको देखते देखते, ऐसे ही है? करेक्ट, बहुत हद तक, बिकॉज आई थिंक ये प्राइड सिर्फ मुझे नहीं लेनी चाहिए बल्कि पूरे पाकिस्तान को लेनी चाहिए। बिकॉज उस दौर आपने देखा होगा बॉलीवुड में उससे पहले ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक ज़्यादा होता था, राइट? और डिफरेंट म्यूज़िक होता था बिफोर 2000। व्हेन वी केम, आई थिंक आदत और वो लम्हे जब वो गाने आए, तो मैं उसको आसान अल्फाज में इस तरह कहूँगा कि जो कॉम्पोजिशन स्टाइल था और जो मेलोडी स्टाइल था, चाहे वहाँ के जो नए सिंगर्स थे, सोनू निगम से लेके अरिजीत सिंह तक, वो दे स्टार्टेड मेकिंग सॉन्ग्स ऑन गिटार्स। आपने देखा होगा बैंड ओरिएंटेड गाने बनना शुरू हो गए। सो आई थिंक वो क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, वो पूरे पाकिस्तान को जाता है कि जो पाकिस्तान में जो ये रॉ टैलेंट था, ये जो जिसे कहते हैं कि हम कोई प्रॉपर सीखे हुए तो नहीं थे, घराने से तो नहीं थे, बट जो रॉनेस थी हम में, हमारे गिटार में या कॉम्पोजिशंस में, बॉलीवुड ने वो फॉलो किया और वो अभी तक फॉलो करते हैं और उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करते हैं। पलाश एक यूफोरिया बैंड के वोकलिस्ट हैं, मायरी, उन्होंने बल्कि ट्वीट भी किया कि अभी तक वो इंडियन सिंगर हैं बहुत मशहूर, हमने बहुत कॉन्सर्ट्स किए हैं। तो पलाश ने यूफोरिया के जो सिंगर थे, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था और इंस्टाग्राम पे एक्नॉलेज भी किया था कि अभी तक जो बॉलीवुड में म्यूज़िक चल रहा है, दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जल, और जो पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, एंड ऑल दोज म्यूज़िक डायरेक्टर्स उस तरह का म्यूज़िक बनाते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग अगेन, एंड पाकिस्तान शुड डेफिनेटली टेक प्राइड ऑफ दिस कि हमने ना सिर्फ पाकिस्तान में म्यूज़िक को चेंज किया, बल्कि बॉलीवुड का भी जो एक स्टाइल था म्यूज़िक का वो चेंज किया, चाहे वो कर लिया जी, और चाहे वो गिटार्स हो, चाहे वो एकोस्टिक गिटार्स हो, बैंड म्यूज़िक हो, अभी तक वो माइनर कॉर्ड बेसिकली चल रही है, जो बेसिकली सी शार्प माइनर जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, जैसा सो ये सब माइनर कॉर्ड पे करते हैं, ये भी उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं ना, राइट? उसी दौर को। जी, एंड आई थिंक मच नीडेड। उससे पहले अपार्ट फ्रॉम ए आर रहमान, मैं ए आर रहमान को बहुत पसंद करता हूँ, और आपको एक और बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा हम बॉम्बे में बैठे हुए थे, तो सुखविंदर सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम उनको अपना नया एल्बम सुनाने लेके गए। तो एक गाना था थर्ड एल्बम का, सेकंड एल्बम का, बूंद का मैं मस्त हूँ। तो उसमें एक गिटार रिफ आई, तो उन्होंने कहा यार ये रोक दो गाना यहीं पे। तो हमने रोक दिया, हमने कहा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, शायद इनको समझ नहीं आ रहा है, शायद उनको गिटार पसंद नहीं आ रहा, या मेलोडी पसंद नहीं आ रही। उन्होंने मैं मस्त हूँ को दोबारा से लगवाया और कहा, फिर सुन के कहते हैं कि यार वाह, मुझे मज़ा आ गया है, ये किसने लिखा है और गिटार किसने? तो मैंने उनको बताया कि ये मैंने बजाया। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे तुम भेजो, मैं ए आर रहमान साहब को भेजता हूँ। देन ही सेंट इट टू ए आर रहमान साहब, और उन्होंने कहा कि जो ये सूफ़ी म्यूज़िक है, बिकॉज जल का स्टाइल बड़ा रोमांटिक स्टाइल था, सजनी, तेरी याद, मैं मस्त हूँ एक ऐसा गाना था जो आई वॉज चेंजिंग, आई वॉज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन एज अ राइटर। तो मैं मस्त हूँ में उनको सूफ़ी म्यूज़िक मिला, एंड देन रहमान साहब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, मैं मस्त हूँ को और गिटार को और कॉम्पोजिशन को। सो आई थिंक एक बड़े आर्टिस्ट हैं, और बड़े आर्टिस्ट किसी एक और आर्टिस्ट को क्रॉस द बॉर्डर अप्रिशिएट करे तो उसको मेंशन ज़रूर करना चाहिए, एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो फैन ऑफ हिम। सो आई थिंक अगेन मैं ये कहता हूँ कि आप कभी उस दौर में अगर वहाँ होते तो आपको ज़्यादा एहसास होता कि पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान का म्यूज़िक इंडिया में या बांग्लादेश में। हमें सर गौर भाई, हमें इस तरह अंदाज़ा है कि हम उस वक्त फॉलो भी कर रहे थे, और ये नया नया इंटरनेट का वो वाला दौर था जब लोगों को वो ब्लूटूथ और सीडीज़ वाला, डीवीडीज़ वाला दौर था। तो 18-19 साल के लड़के को
आप फिर जब जल बैंड बना और फिर संजय दत्त की कॉल आ जाना, तो वो ये भी वो प्लीज़ वो वाक़या ज़रूर शेयर कीजिए। संजय दत्त की कॉल आना ये एक आम बात नहीं होगी उस दौर के म्यूजिशियंस के लिए, किसी के दौर के आज किसी को संजय दत्त की कॉल आ जाए, तो वो कैसा मोमेंट था और क्या कहा उन्होंने आपको? मतलब प्रॉपर रिसर्च करके आए हो वैसे। आई थिंक अगेन इट वाज अ वेरी हम्बलिंग मोमेंट। इंडिया में हमारा एक टूर था एंड वी वर सपोज टू लॉन्च आवर न्यू एल्बम जुहू में, बॉम्बे में हमारी रिकॉर्ड लेबल कंपनी ने। सो उससे पहले हमें हमारे मैनेजर की कॉल आई और उन्होंने बताया कि यार आप ज़रा मेरी तरफ आ जाएं। हमने कहा अच्छा चले जाते हैं। हम उनकी तरफ गए, बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एकदम कहा कि आपको बुलाया मैंने इसलिए है कि मुझे संजय दत्त की कॉल आई है एंड ही वांटेड योर सॉन्ग आदत इन हिज। तो हम बच्चे तीनों मैं और शाजी और फरहान ऐसे उनको देख रहे थे कि ये क्या कह रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर। और किस फिल्म के लिए था? सो इट वाज अ न्यू फिल्म जो वो उस टाइम बना रहे थे, बट वो फिल्म में आया इसलिए नहीं कि वो भट्ट साहब की फिल्म में आ गया था। विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो लेटर ऑन जब बॉम्बे हम गए तो हमने संजय दत्त को बुलाया अपने कॉन्सर्ट पे और उन्होंने अपने घर में बुलाया। तो द ओनली क्वेश्चन जो बच्चा एक पूछता है किसी स्टार से, बिकॉज हम उनकी फिल्में देख के बड़े हुए, तो हमने उनसे पूछा सब ने कि ये आपने कहाँ, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट नया नया था। Yes, बिल्कुल। तो यू कैन नॉट इमेजिन कि CDs कुछ का वहाँ ज़्यादा। से सुने गाना। तो उन सब ने पूछा कि आपने आदत कहाँ सुना। तो ही सेड दैट पता नहीं मुझे ये बात यहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में करनी चाहिए नहीं, बट ही सेड दैट आई नो समबडी फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी वाज देयर ऑन अ शूट इन रोमानिया एंड शी केम एंड सेड, एक सीडी उन्होंने आके दी। उन्होंने कहा ये दो लड़कियां हैं गौहर और आतिफ, इनका नया गाना है आदत, ये तुम सुनो। एंड कहते हैं फ्रॉम दैट डे इवन टिल लास्ट नाइट आदत वाज ऑन रिपीट इन आवर गैदरिंग्स एंड मुझे एक उनका इंटरव्यू भी याद पड़ता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जल की सीडी मेरे पास हमेशा गाड़ी में होती है और वो प्ले होती है। बिल्कुल वो गाड़ी में बिल्कुल सुनते थे और वो बहुत पसंद करते थे, बिकॉज वो खुद भी एक बहुत बड़े रॉक स्टार हैं। और उनको जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सलमान खान और जैकी श्रॉफ यू ऑल लिसनिंग टू आदत रात में, अनिल कपूर वगैरह, एंड वी रियली लव यू गाइस। एंड देन लेटर ऑन ही वाज आल्सो इनवाइटेड ऑन कॉन्सर्ट। तो वो बड़ा एक जैसे एक सही ट्रू प्यार होता है किसी गाने से, वो उन बहुत पसंद करते हैं जल को, और उसके बाद भी उनसे मुलाकात रही। एंड मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मैं एक बात करना चाहूँगा दैट अनटिल अनलेस वी डोंट गो टू बॉलीवुड, हमें उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता। इंडिया जाने से पहले पाकिस्तान में भी आदत और लम्हे और ये गाने बहुत अच्छे चल रहे थे, टॉप चार्ट्स पे थे, हिट थे। तो हमें प्राइड लेनी चाहिए अपने पाकिस्तानियों की। और मुझे ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें किसी पे हम ना तो पहले से डिपेंडेंट थे कि हमें बॉलीवुड, ऑब्वियसली बॉलीवुड की मार्केट बहुत बड़ी है, बट आई थिंक हमारे यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड ऐसा है कि जब तक आप बॉलीवुड में कुछ ना करें तो लोग आपको थोड़ा सा ईजी लेते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट जितने भी नए म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, आई थिंक अब तो वो दौर आ गया कि आप यूट्यूब पे एक गाना डालें और वो इतना बड़ा हिट हो जाता है, इंस्टाग्राम पे रील्स। बांग्लादेश हो, इंडिया हो, एंड टेक प्राइड ऑफ दैट। ऑल दोज पीपल जो उस दौर में नहीं वहाँ पे जा सके या हमारी तरह कॉन्सर्ट्स नहीं कर सके, आई थिंक दे शुड ऑल्सो टेक दिस प्राइड, बिकॉज मेरा ख्याल है कि शेखी और आलमगीर साहब पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ पे इतने हिट थे, नाजिया हसन एंड ज़ुएब हसन। सो या आई थिंक म्यूजिक हैज़ ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ द लैंग्वेज। यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप स्पेशली साउथ एशिया में जाते हैं, आप बांग्लादेश से आपको इतना प्यार मिला, इंडिया से, नेपाल से आप लोगों को इतना प्यार मिला, तो जब ये ऊपर नीचे हालात होते रहते हैं, लेकिन जब म्यूज़िक की बात आती है तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही नज़र आते हैं। यानी वो हमारा म्यूज़िक सुनते हैं, हम उनका म्यूज़िक सुनते हैं और हमारे म्यूज़िक की बड़ी कदर रही। तो जब ये सिलसिला रुका फॉर जो भी रीजंस थे, तो उसके बाद क्या एक आपको लगा कि वो मार्केट तक पहुंचना, बॉलीवुड की मार्केट तक भी ज़रूरी होता है किसी भी म्यूजिशियन के लिए, आर्टिस्ट के लिए? उस टाइम जब ये चीज़ें रुकी थी तो ऑब्वियसली वी यूज्ड टू टूर बांग्लादेश, इंडिया बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं मेंशन करूं कि बांग्लादेश में भी, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश में भी जाना बहुत मुश्किल था मुबश्शिर, आज से कोई 1-1.5 साल पहले, बिकॉज यू नो वहाँ पे एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी एंड वीज़ा के इशूज़। गौहर भाई वो म्यूजिशियन हैं कि इनके कॉन्सर्ट बांग्लादेश में हुए, बहुत प्यार मिला, आज भी मिलता है, अभी भी जाते हैं। बांग्लादेशी फौज भी आ गई थी, कोई उसको इंटरवीन करना पड़ा था, वो क्या हुआ था? वो भी प्लीज इसमें बताइए। इट वाज क्रेजी। आई थिंक असल में हमारा वेन्यू चेंज हो गया, बाहर ओपन एयर में कॉन्सर्ट था तो बारिश की वजह से नहीं हो सका, वी वर देयर, तो दे शिफ्टेड द वेन्यू टू अ स्मॉलर वेन्यू दैट वाज देयर इन अ
बेसमेंट। अब वो क्राउड बहुत ज़्यादा था एंड तो वहाँ पे स्टैम्पीड वगैरह भी हो गई बिकॉज जल आई थिंक आई वेंट देयर आफ्टर 10 years एज आई टोल्ड यू के बहुत अरसे के बाद बांग्लादेश में गए और जब वहाँ पे गए तो हमें मुझे आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस बिकॉज मुबशर बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया था एंड मैं गाना गा रहा हूँ, आई वाज सिंगिंग वो लम्हे एंड दिल हारे और आगे मेरे फौज खड़ी हुई है लाइन में। सो इट वाज आई मीन पहले आगे हम गाते हैं तो आगे क्राउड खड़ा होता है, वो गा रहे होते हैं, क्राउड तो थोड़ा था बट यू नो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट आई सेड दैट व्हाई यू गाइस स्टैंडिंग हियर, आई एम फाइन हियर। कहते हैं आपको अंदाज़ा नहीं है कि पीछे इतनी स्टैम्पीड है, जल को देखने इतने लोग आए हुए हैं कि आपके लिए हमारी ड्यूटी ये है कि वी हैव टू सेव यू एज वेल। कल को आपको कुछ हो जाए तो यू नो बांग्लादेश के ऊपर एक जिम्मेदारी आएगी। फिर देन आई हैड टू टॉक विद द क्राउड, आई रिक्वेस्टेड देम कि यू नो आई एम हेयर फॉर यू, अब जितना काम रहेंगे उतना हम कॉन्सर्ट को आगे करेंगे। बट इवेंचुअली फिर भी वो कॉन्सर्ट पूरा नहीं हो सका बिकॉज आर्मी ने और मुझे वो कहा कि आई वॉज गोइंग ऑन स्टेज एंड आर्मी राइट लेफ्ट पे इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी काकूल जा रहा हूँ शायद ट्रेनिंग पे। लेकिन ये आपको एक्सपेक्टेड था, जो ऑब्वियसली प्यार आपको बहुत मिला है, लेकिन कि इतना बांग्लादेशी ऑडियंस है म्यूजिक को लेकर, पाकिस्तानी म्यूजिक को लेकर? बांग्लादेश की ऑडियंस मुबशर बहुत अच्छी है और मेरा ख्याल है कि हम पहले भी जाते रहे बांग्लादेश 2008, 9, 10, 11, अभी 2-3 महीने पहले एक कॉन्सर्ट था, अब गए। बट जब भी वहाँ पे जाते हैं नॉट ओनली मी और जल, आई थिंक ओवरऑल दे आर फैन ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक, they love Coke Studio, they love lot of music from Abda Parveen to other bands का काम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हैं और उनको एक एक गाना जो है वो ज़ुबानी याद है। Although they don't know Urdu, but as soon as you start singing and you say that वो लम्हे वो रातें, they all कोई ना जाने थी कैसी बातें, and with all that proper Urdu accent के साथ वो गा रहे होते हैं। So I think हमारे भाई हैं वो भी, बांग्लादेशी भी हमारे भाई हैं और मुझे बहुत मज़ा आया आफ्टर 10 years के ब्रेक के बाद वहाँ पे जाना और थैंक्स टू देयर सिक्योरिटी एंड आर्मी एंड गवर्नमेंट जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें वहाँ से निकाल दिया। एंड अगर वो देख रहे होंगे तो मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ज़रा और वेल ऑर्गेनाइज इवेंट करें और इंतजाम बिल्कुल ज़रूर। वो लम्हे की वीडियो बड़ी मज़े की थी, मुझे अभी भी याद है। वो गाड़ी में आप लोग जा रहे हैं और वो कहाँ शूट हुई थी, और जुल्फी भाई ने मेरे ख्याल में वो शूट की थी, डायरेक्ट की थी, ऐसे ही? बिल्कुल, जुल्फी ने वो वीडियो की थी। इनफैक्ट जुल्फी ने 2 वीडियोस की थी, एक दिन आएगा और वो लम्हे। और जुल्फी अगर ये देख रहे हैं तो मैं आपको याद आ गया होगा कि रात को मैंने आपको कैसे रिक्वेस्ट की थी टू शूट दैट वीडियो और क्या अर्जेंसी थी। एंड ही मस्ट बी लाफिंग व्हेन ही विल सी दैट। आई थिंक पहुंच जाएगा, अब उनको खुद भेजेंगे। दिलहारे हमने रिलीज़ किया आदत के बाद एंड यू नो दैट इट वाज अ काइंड ऑफ अ टसल गोइंग ऑन कि किसका गाना आ रहा है किसका नहीं आ रहा। सो ओह मैन, 20 साल पहले द म्यूजिक इंडस म्यूजिक इस वक्त लोग देखते थे कि आज टीम ए है, टीम बी के साथ कौन है। और it was a healthy competition and Zulfi being there as a friend, I think he understood the urgency of the video and I said यार रात को हमारा कॉन्सर्ट था, एक्चुअली जुल्फी का अपने कॉल का कॉन्सर्ट था और हमारा जल का। सो वी वेंट टू जुल्फी एंड वी सेड कि यार जुल्फी सुबह हमने एक वीडियो शूट करना है। तो जुल्फी ने ऐसे करके हमें देखा कि आर यू गाइस ओके, जून है, इतनी गर्मी है और उसमें वीडियो में आप लोग कर भी ऐसे रहे, आप लोग को पसीने आ रहे हैं। सो यू नो ऑल दैट स्माइल दैट यू आर सीइंग एंड वाचिंग इन दैट वीडियो, अगर वो लम्हे का वीडियो चलाएंगे तो जितनी मेरे मुंह पे स्माइल आ रही है या बाकियों के मुंह पे स्माइल, वो ऐसा था नहीं। So you remember everything man, they say true fan है। So वो जब आप स्माइल करते थे वो सिर्फ वीडियो की हद तक थी और जैसे ही वो होता था, जैसे ही मैं गा के हटते थे कि ना मैं जानू ना तू जाने, और जैसे कैमरा कट होता तो हम ऐसे गिरे होते थे पसीने। और ये ना तो गाड़ी किसकी थी? और गाड़ी एक्चुअली फरहान का एक दोस्त था, उनसे हमने गाड़ी बोरो की थी और स्टाइल हमने उसमें मारे ऐसे के जैसे। अच्छा, और बाय द वे उस पे भी हम वो लगे हुए थे कि गाड़ी कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, बट लेकिन बड़ा प्यारा दौर था। और वो जो पहला शॉट उसमें सीडी डालने का, और वो आई थिंक उस दौर में इज ग्रेट। आई थिंक वीडियो की कॉस्ट इतनी मैटर नहीं करती थी जितने एक्सप्रेशंस और गाने मैटर करते थे। एंड विद फ्लो के साथ बनाते थे और बस अगले दिन सारी वीडियोस निकालते। सो आई थिंक ये उस वक्त गौर भाई जुल्फी भाई भी हर जगह ही नजर आते थे, वोकलिस्ट भी थे, गिटारिस्ट भी थे, डायरेक्शन भी करते थे, वीडियोस भी बनाते थे। तो वो उस वक्त इस मामले में कंपटीशन कम ही था।
असल में ना उस टाइम पे वी ऑल वर लर्निंग आप लोग रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, डायरेक्टर वीडियो कैसे बनानी है, गाने कंपोज कैसे करने हैं, एंड ही वाज आल्सो गोइंग थ्रू दैट जर्नी एंड ही इज वेरी पैशनेट अबाउट इट. ही ओनली आई थिंक इज द बेस्ट अरेंजर दैट यू हैव राइट नाउ. एंड उस वक्त वो कॉल के साथ है, ईपी के साथ? आई थिंक ही वाज विद EP एंड देन कॉल. सो आई थिंक उसके बाद जब हम बैठते थे तो वी हैड लॉट ऑफ फन, बड़ा मज़ा आता था और मज़े मज़े में गाने भी रिकॉर्ड हो जाते थे. सो आई हैव टू गिव इट टू हिम फॉर बीइंग देयर एज अ डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर एंड ऑल. और बड़ा मज़े का दौर था और बहुत मज़ा भी आता बड़ा था. ज़बरदस्त. और मुझे वो सारा, आई होप आपको भी अंदाजा हो रहा हो, मुझे एक एक चीज़, एक एक वो शॉट याद है फ्लैशबैक में, बड़ा ज़बरदस्त. आदत और लम्हे, इंडिया गया, बॉलीवुड में गया. महेश भट्ट की बात करते हैं. क्या महेश भट्ट ने आपसे परमिशन ली थी क्योंकि कॉम्पोजिशन आपकी थी, या वही एक टसल चल रही थी आपकी आतिफ की? क्या कसूर किसी का भी नहीं था, भट्ट साहब का भी नहीं था. एंड फ्यू स्मार्ट पीपल वेंट बिफोर. और उन्होंने, भट्ट साहब ने एक्चुअली अनप्लग सुना था मेरा, जो मैंने गाया हुआ था. आपने याद होगा कि एक अनप्लग अपलोड किया था रंगों में का और वो लम्हे का. एंड आई सैंग वो लम्हे अनप्लग. उन्होंने वो कहीं सुना था. देन ही टॉक टू नजम शिराज. नजम शिराज का उस टाइम पे उनका एक गाना आया था, एक नजम शिराज का, आई एम फॉरगेटिंग दैट सॉन्ग, जो भट्ट साहब की फिल्म में आया था. तो वो दे वर ऑलरेडी इन टच. तो भट्ट साहब ने नजम शिराज से पूछा. नजम शिराज डिड नॉट नो द सिचुएशन की कॉम्पोजिशन किसकी थी. उनका भी कसूर नहीं था. सो उन्होंने, एंड देन ही कॉन्टेक्टेड द गाय जिन्होंने गाया हुआ था. तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मेरा गाना है. सो उसमें आई थिंक वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी. बट लेटर ऑन भट्ट साहब ने, जब हम बॉम्बे पहुंचे, तो भट्ट साहब ने अपने ऑफिस बुलाया, मुकेश भट्ट साहब ने और महेश भट्ट साहब ने. एंड ही देन इंक्लूडेड आवर वर्जन ऑफ वो लम्हे, जो जल का था. और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपका वो लम्हे सुना था अनप्लग्ड, और उसके ऊपर फिर उन्होंने हमारा वीडियो भी डाला. बट आई थिंक उनकी गलती सिर्फ, उनको नहीं पता था कि बैंड इज़ गोइंग थ्रू अ डिस्प्यूट राइट नाउ. सही है ना. और उनको ये भी नहीं पता था इंडिया में. लेकिन एज अ बैंड मेंबर, एज अ म्यूजिक कंपोजर, एज अ राइटर, उस वक्त कॉपीराइट्स का भी एक वो वाला मामला नहीं था ना, कि कोई भी आगे चला जाए, सबसे पहले कर ले, ऐसा था? आई थिंक कॉपीराइट का उस टाइम पे वी वर आल्सो न्यू, वी वर अंडरस्टैंडिंग. जिस तरह आज यूट्यूब पे आप कुछ एक कोई चीज़ कर ले, आपको स्ट्राइक. कंटेंट आईडी बन गए हैं प्रॉपर. तो अब तो हमें सब समझ है. अब तो हमसे कोई लेके भी दिखाए गाना नहीं ले सकता. बट क्योंकि हमारी लीगल टीम इतनी स्ट्रांग है. बट ये कि उस टाइम पे हम नए थे, हमें नहीं पता था कि कॉपीराइट्स क्या होते हैं और ऐसे गाने. बट दे अंडरस्टूड दैट. इंडिया में वहाँ पे ये चीज़ मैच्योर हो चुकी थी एंड दे टेक प्रॉपर परमिशन. और मुझे याद है आदत की भी कोई लिरिक्स फिर चेंज हुई थी जो. जी, वो बेसिकली इसमें पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं कि जब उनको पता चला कि ये गाने के राइट्स तो ये मैंने लिखा हुआ है वो सारा, तो फिर देन दे टुक परमिशन फ्रॉम अस. ऐसा नहीं था कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी. और भट्ट साहब ने परमिशन लेके फिर आतिफ की आवाज़ का जो था लम्हे, वो क्योंकि पिक्चराइज हो चुका था, दे कैन नॉट अनडू दैट. और फिर हमारा जल का वर्जन भी उसमें डाला था. सो आई थिंक इट वाज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. वी मेड इट बिग इन इंडिया एज वेल बिकॉज ऑफ दोज ट्रैक्स जो फिल्म में आए. And I think it was a win-win situation for everyone who was associated with that song. एक बड़ी प्यारी सी म्यूजिक वीडियो जिसमें अमृता राव भी थी, बॉलीवुड की एक्ट्रेस. और मुझे याद पड़ता है वो कोई आइसक्रीम का कोई ऐड था, और वो वाला भी एक्सपीरियंस बताएं. बड़ा मज़े का, जितनी मेमोरीज इस वक्त आ रही है मैं आज सब. वो तो ऐसा है कि उसके ऊपर भी हमारी पाकिस्तान से जितनी फैंस थी, वो स्पेशली गर्ल्स बहुत नाराज़ हो गई थी हमसे, स्पेशली जस्ट बिकॉज वी डिड अ सॉन्ग विद हर. एंड बाद में आपको पता है कि लोगों ने कहा कि शायद इनका आपस में कोई अफेयर और वो चीज़ें भी चल पड़ी. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. लेट मी क्लैरिफाई इट कि वो एक ब्रांड की स्ट्रेटजी होती है दैट यू नो व्हेन टू स्टार्स दे कोलैबोरेट, तो वो थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डाल देते हैं. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको पब्लिसाइज किया टू सेल देयर आइसक्रीम. और वो उनकी आइसक्रीम बिक गई, उनका म्यूजिक बिक गया, आइसक्रीम बड़ी ठीक ठाक उनकी बिक गई. बट हम रडार पर आ गए. एंड आई थिंक उसके बाद हमारा एक कॉन्सर्ट था बॉम्बे में, कैलकाटा में. तो द पार्ट ऑफ द कैंपेन कि उसमें 3 कॉन्सर्ट्स भी करें, तो अमृता राव केम एंड आस्क मी दैट, मुझे आके कहती है, डूड आर वी इन अ रिलेशनशिप? और वी वर जस्ट लाफिंग. एंड बट अदरवाइज शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड. और बहुत मज़ेदार उनकी एक इनपुट थी उस गाने में, और उसको गाना भी वो बहुत पसंद था. एंड आई थिंक हम अभी तक कई दफ़ा अपनी फैंस को जवाब दे रहे होते हैं अमृता राव पे
but there was nothing like. भाभी को तो क्लियर है ना। भाभी को तो बहुत पहले से clear. अनम भाभी जो हैं वो एक्टिंग में भी आई हैं और एक्टिंग भी करती हैं, फिर आपका भी एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, वो फिर ज़्यादा देर आपने चलाया नहीं या आपको टाइम नहीं मिला या आपकी फोकस म्यूज़िक ही था? So interesting question, Mubashir. I think number one, yes. जब मैं एक्टिंग में आया तो मैं बहुत, आपने देखा होगा कि कम टीवी पे उस तरह, उसकी रीज़न ये थी कि पहला फर्स्ट लव इज़ म्यूज़िक, एंड एक्टिंग में मैंने नेगेटिव रोल्स भी किए, दूसरा शौहर, दूसरी बीवी, पहला शौहर भी किया, सब चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट कर ली। आई प्लेड अ रोल ऑफ अ म्यूज़िक टीचर इन आपके जियो का एक प्ले था उफ़ ये मोहब्बत, उसके अंदर भी मैंने अमीन इकबाल साहब का था वो एक म्यूज़िक। सो यू नो आई एम लुकिंग फॉर गुड कैरेक्टर्स। मुझे ऐसे लगता है कि वो कैरेक्टर जिसमें आपको मज़ा आए, एक कैरेक्टर था घायल, एक ARY का प्ले था, वो मैंने किया, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। सो आई लुक फॉर समथिंग जिसमें थोड़ा सा मार्जिन हो, थोड़ा कैरेक्टर में, तो मैं बिल्कुल करता हूँ। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ द टूर्स एंड कॉन्सर्ट्स, जब बीच में मुझे मार्जिन मिलता है तो मैं ज़रूर एक्टिंग, मुझे पसंद है, मज़ा और आता है। आप करें एक्टिंग, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और आप हो गए जुनैद खान के साथ जब मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने उनको कहा ऑब्वियसली एक्टिंग आप लोग बाद में आए, हम वो 90s और मिलेनियल्स, वो You relate to the musician that he is. वो रॉक स्टार, उनको जुनैद खान का भी, आप लोगों का, आपका कमाल था। तो लेकिन ऑब्वियसली जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ड्रामा इंडस्ट्री को ज़्यादा Correct. एक्टिंग की तरफ देखना चाहती है, तो आपको करने चाहिए। मैं आपको इसका थोड़ा सा एक जवाब, बड़ा आपने सही बात की है। मैं एक ड्रामा कर रहा था, तन्हाई। इससे पहले कि आप करें, जुनैद खान उस दिन कह रहे थे कि बहुत से लोग मुझे सिर्फ एज एन एक्टर जानते हैं, जिनको याद नहीं है कि मैं एक म्यूजिशियन था। मैंने कहा हमें तो पहचान ही वो है। आपके साथ भी ऐसे? बिल्कुल, हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसे होता है। मैं आई थिंक ही इज़ राइट, बिकॉज एक मैंने ड्रामा किया था फ़हीम बरनी का, तन्हाई, इसमें सुहाए थी, डेब्यू था मेरा, आयशा उमर थी। तो मैं एक दिन लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था, शूट वो चल रहा था, ड्रामा ऑन एयर था। तो रात को 3-4 बजे मैं जब गोल्डा पे एंटर हुआ इस्लामाबाद में, तो मुझे पुलिस ने रोक दिया। तो पुलिस ने रोक के मुझे शीशा नीचे करा। मैंने कहा जी, कहते हैं, उन्होंने कोई और बात नहीं की कि पेपर्स दिखा दें या यूँ। तो कहते हैं आप तो वो है ना जिसकी 2 बीवी हैं। आई वाज लाइक जी, मैंने कहा भाई मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। कहता नहीं, ओ 2 बीवी हैं आपकी, एक आयशा उमर और एक सुहाए है। सो दे ऑल्सो डोंट नो यू थ्रू म्यूजिक। ड्रामा इंडस्ट्री के अलग राइट, कि ड्रामा बहुत एक उसकी मैस वैल्यू है, और म्यूज़िक के साथ एक उसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सेकेंडली, मैं आपको अनम की बात बता रहा था कि शी वाज ऑब्वियसली शी वाज देयर, और उसने बहुत काम बड़ा अच्छा, ये रहा दिल और 2-3 प्लेस किए। एंड ऑब्वियसली वी आर हैविंग आवर पर्सनल टाइम एज वेल। वी हैव अ किड, सुलेमान उसका नाम है, सो गिविंग सम टाइम टू हिम, एंड नाउ वी आर बैक टू एक्टिंग। एंड बहुत जल्द आप शायद हो सकता है कि हम दोनों को इकट्ठा भी देखें, और आप दोनों ने एक साथ पॉडकास्ट में आना है। यहाँ पे अनम भाभी को हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आपने पॉडकास्ट में आना है। अच्छा जी, गौर भाई, बहुत सी बातें हैं और मेरे जहन में जो आ रहा है मैं पूछूंगा। 2011 में कोक स्टूडियो फिर आपने किया, वो भी बड़ा प्यारा गया, एक आरज़ू बड़ा ज़बरदस्त, फिर पंछी हूँ, फिर क्यूबी के साथ आपने, वो कोक स्टूडियो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और फिर आप कोक स्टूडियो में उस तरह नज़र नहीं आए, क्यों? कोक स्टूडियो में दोबारा नजर नहीं आएगी, ये तो कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर्स बेहतर बता सकते हैं। बट एट दैट चेंज भी होते रहे ना, कभी रोहेल भाई थे, कभी स्ट्रिंग्स थे, कभी जुल्फी भाई। एंड उस टाइम पे रोहेल भाई ने भी कॉन्टेक्टेड अस एंड के यार के ये गाना बहुत अच्छा है, एक पंछी, एंड उन्होंने कहा कि ये गाना हम करना चाहते हैं। एंड और ही वाज ओपन टू आइडियाज़। एंड क्यूबी को मैंने सुना था इस्लामाबाद में एक गैदरिंग में, एंड आई टोल्ड रोहेल के क्यूबी में बहुत पोटेंशियल है और बड़ी अच्छी इसकी आवाज़ है। तो उनका फॉर्मेट होता था कोक स्टूडियो का कि आपने 2 आर्टिस्ट ने कोलैब करना होता है एंड 2 गाने आपके सिंगल होते हैं। तो एक हमने एक आरज़ू किया, एंड देन पंछी हैपेंड विद क्यूबी, एंड उसके बाद उस गाने की बहुत रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई शोज़ पे। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। पूरी दुनिया में आप जहाँ जाते हैं कोक स्टूडियो के गाने लोग सुनते हैं। सो इट वाज अ प्रिविलेज बीइंग पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो। एंड लेटर ऑन बाद में 2-3 दफ़ा जब स्ट्रिंग्स था तो आई वाज इन टच विद दीज गाइस। कुछ हमने डेमोज पे काम भी किया था, बट somehow it couldn't happen. But I love to be part of Coke Studio again and to do my contribution in terms of composition and producing. You never know because और आप जैसा बंदा जिसने, और ये इसलिए नहीं कि आपके मुंह पे तारीफ हो रही है, आप सामने बैठे हैं,
आपने बहुत सा ट्रेंड चेंज किया, आपने बॉलीवुड में वो म्यूज़िक इंट्रोड्यूस करवाया जो कि वो सोच भी नहीं सकते थे। तो आई एम श्योर जो कोक स्टूडियो और जुल्फ़ी भाई जिस तरह एक रिवाइवल पे काम कर रहे हैं, बहुत नया टैलेंट, बहुत नया म्यूज़िक आ रहा है, तो आप जैसा कंपोज़र, म्यूज़िशियन उस टीम का हिस्सा हो तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोक स्टूडियो में रिसेंटली आपने सुना होगा या रिसेंटली आपके कौन से आजकल के म्यूज़िशियंस हैं जो आप समझते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक है इनका? कोक स्टूडियो का हो या वैसे? पर्सनली मैं आपको गाने वाइज सॉन्ग वाइज बता देता हूँ। मुझे शेरी खटक का जो बैंड है उसका एक गाना बहुत पसंद है कोक स्टूडियो में। एंड देन मुझे फैसल कबाड़िया का एक गाना बहुत पसंद आया जो प्रोड्यूस हुआ। सो जो यंगस्टर्स के साथ सैला अंजुम के साथ। आई लिसन टू एवरीवन हाँ। एंड आई थिंक जो नए आर्टिस्ट हैं उनमें भी जिनमें मेलोडी है वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। एंड आई थिंक सेठी आई थिंक इज ग्रेट टैलेंट एंड मुझे बहुत उसके गाने पसंद हैं। और अहमद जहां ज़ेब, ओह या। ही इज़ फिनोमिनल इन व्हाटएवर ही डज। और मेरी उनसे 2-3 दफ़ा बात भी हुई अबाउट सम प्रोजेक्ट। सो आई थिंक यस, नोइंग दैट कि हमारे पास बेस्ट टैलेंट है and given the chance, if I will be someday, if I get to produce something for all of them in a program, that'll be a treat and it'll be a very interesting process to have all those singers and the best lot and produce something and write and compose for them. फिर अभी ऑन एयर भी मैं ऑन रिकॉर्ड आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब अभी बसंत आई और बसंत पे बहुत बिजी स्केड्यूल था, मैं लाहौर गया, मैंने रिक्वेस्ट की गौहर भाई को कि क्या बात है, ओह का अच्छा। गाना हाँ, आया है हर साल और आयमा के साथ, वो बहुत ज़बरदस्त गया। आप लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी रहा, हमने वो गुफ्तगू भी की। हर साल भी बड़ा ज़बरदस्त किया। थैंक यू सो मच। यस, हर साल इज़ द न्यू सॉन्ग जो अभी आप जब लाहौर में थे, जब रिलीज़ हुआ बसंत पे, एंड वी वांटेड टू रिलीज दैट ऑन बसंत बिकॉज आपको पता है एक वाइब होती है। और वो आयमा का बड़ा एक फेवरेट सॉन्ग भी था जब मैं बना रहा था, तो मैंने उसके साथ शेयर किया तो उसने कहा कि यार इसको बसंत पे रिलीज़ करते हैं। एंड आई थिंक आयमा बेग हैज़ ऑल्सो डन अ ग्रेट जॉब, फैंटेस्टिक जॉब इन टर्म्स ऑफ vocals in that song, and I think it was a perfect spot to launch it with you on Jio TV. बिल्कुल, और बहुत एंड हर साल जब वहाँ पे हर टाइम पतंगे उड़ रही थी, कमाल था। और जिसने अभी तक हर साल नहीं सुना वो एक दफ़ा ज़रूर सुने। आयमा ने और गौहर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त गाया। 2014 आपकी ज़िंदगी में और इतने प्यारे प्यारे म्यूज़िक, इतने हिट्स के बाद, कंट्रोवर्सीज़ के बाद, सब चीज़ें साथ साथ चलती रही। आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे बन के सामने आए। 2014 में आपकी एक बहुत, वो कहते हैं सपोर्ट सिस्टम आपकी ज़िंदगी में आया अनम भाभी की सूरत में। वो आपका वो क्या कहते हैं, उनसे कैसे मुलाकात हुई, उस स्टोरी के बारे में बताएं। आई मेट हर ऑन अ वेडिंग, एक हमारे फैमिली वेडिंग थी, वहाँ पे मैं उनसे मिला था। एंड मैं हमेशा ये चाहता था कि जो मेरी वाइफ हो वो मेरी फ़ैन ना हो। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल भी उसको पता ही ना हो कि मैं कौन हूँ और क्या है। सो अनम यूज्ड टू बी देयर इन अबू धाबी। पहले वो इस्लामाबाद में थी, बट देन हर फादर वाज पोस्टेड इन अबू धाबी इन बीपी कंपनी, ब्रिटिश पेट्रोलियम में थे। एंड फिर जब वापस ऑफ कोर्स उसको जल का पता था, फ़ैन वो थी सजनी की, बट उसको उस तरह नहीं पता था कि इसमें कौन। लेकिन राइवलरी का पता होगा थोड़ा बहुत। राइवलरी का भी नहीं इतना कोई खास आइडिया था बिकॉज उसका ब्रॉट अप वगैरह बाहर, यू नो, शी यूज्ड टू लिसन टू मैडोना एंड ऑल दोज पीपल एट दैट टाइम। तो पाकिस्तानी म्यूजिक का पता था लेकिन बस गानों की हद तक पता था। सो आई थिंक या दैट चेंज हैज हैपेंड फॉर गुड एंड शी वाज द सपोर्ट सिस्टम। उसने इंटायरली बहुत सी चीज़ें चेंज की। हम अपने तौर पे हमें लगता है हम हर चीज़ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर वाली आके बताती है कि चीज़ें ठीक कैसे होती हैं। सो आई थिंक वाज अ ग्रेट एडिशन इन माय लाइफ एंड माय किड सुलेमान एज वेल। तो 2-3 साल से थोड़ा सा हम ऑफ द स्क्रीन इस वजह से भी थे दैट वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी गिव प्रॉपर टाइम टू आवर किड। एंड तो सुलेमान के बारे में क्या सोचा है, भाभी क्या कहती हैं, या क्या आप क्या 2065 में या 2045 में सुलेमान भी एक ऐसा म्यूजिशियन बन के आदत बनाएगा जो अगले 20 साल 50 साल जिंदा रहेंगे? क्या सोचा है वो इसके बारे में? मैं कभी, मुझे ऐसा लगता है मैं उसको कभी फोर्स नहीं करूँगा। जो वो बनना चाहे मैं उसको सपोर्ट जरूर करूँगा। whether he wants to be a rock star or engineer, doctor or a cricketer, मुझे लगता है कि सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। जो अंदर का टैलेंट है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चलूँ, माई फादर इज़
साइंटिस्ट हुए, पीएचडी डॉक्टर रिटायर्ड हुए पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन से, और माय यंगर सिस्टर डॉक्टर, एक मेरी बहन बैंकर है, माय ब्रदर इज अ, कोई ताल्लुक नहीं है, ही इज अ जीएम इन अनदर कंपनी, म्यूजिक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। एंड इट वाज वेरी टफ फॉर मी कि यू नो हैविंग दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, और उसमें फादर की और मदर की सपोर्ट होना, तो आई थिंक प्रॉपर मेरा ख्याल है कि वो बड़ा मुश्किल दौर था। अब तो एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, उस दौर में शायद इतनी नहीं थी। तो बट इवेंचुअली नाउ ही आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग मी एंड ही लव माय गिटार्स एंड वोकल्स। उस दौर में अब्बा अम्मा ने कहा नहीं कि बेटा ये क्या, हम खबरें भी सुन रहे हैं, म्यूजिक भी आया हुआ ये है? गिटार मेरे बेड के नीचे होता था, अच्छा। एंड मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, आई वाज बेडरिडन फॉर 6 मंथ्स आफ्टर माय एफएससी मुबशर। तो मैं उस टाइम पे थोड़ी सी मुझे इजाज़त मिल गई, वो कहते हैं ना बच्चों को खिलौना देते हैं, वैसे भी बेड पे रहता है। सो आई वाज बेडरिडन एंड माय फादर डिडंट से एनीथिंग, ऐसा ही कोई बात नहीं, गिटार थोड़ा बहुत यूज़ करे, बिकॉज बहुत फोकस होता था पढ़ाई पे। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत उनको समझ में आया कि ये कुछ कर रहे हैं, बट माय मदर वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट, एंड ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना उनकी दुआओं के बगैर कुछ हो सकता है। बट येस, उस दौर में म्यूज़िक बहुत मुश्किल था एक ऐसे घर में करना जहाँ पे शायद कोई पहले से ना हो। अच्छा, हमने साउथ एशिया की बात की है, पाकिस्तान से आपको इतना प्यार मिला। ये बड़ा गलत होगा कि अगर हम यूएस से यूके का जिक्र ना करें। एलए में आपने जब कॉन्सर्ट किया, उधर भी वहाँ के भी एक्सपीरियंस है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ भी बहुत प्यार किया है जल से, आपके म्यूज़िक से। मुबशर, आई एम श्योर दैट आप भी देखते रहते होंगे, आपका बैकग्राउंड भी है। जब भी आप कोई न्यूज़ चलाते हैं, बाहर के लोगों का जो जोश और जज्बा होता है, तो उससे ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यूएसए में अभी लास्ट ईयर जो मेरा एलए का और सेक्रेमेंटो का टूर था, इट वाज अमेजिंग। समीर मुसानी इज़ अ फ्रेंड जिन्होंने वहाँ अरेंज किया था। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो उनके पास वैसे ही बहुत कम होता है कुछ करने के लिए, और पाकिस्तान डे, इंडिपेंडेंस डे पे अगर उनको पाकिस्तानी आर्टिस्ट आ जाएं तो उस पर वो बहुत खुश भी होते हैं। सो आई थिंक येस, इट वाज मैसिव, एलए एंड सेक्रेमेंटो वाज मैसिव, एंड वो सब आपके चैनल पे भी चला, जो सारी जल का कॉन्सर्ट जो हुआ, एंड आई थिंक उनकी सपोर्ट हमेशा से है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म इन यूके यूएसए अगेन इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आता है जब भी पाएंगे। सब आखिर में गौर भाई, एक तो अपने फैंस के लिए मैसेज ज़रूर दें, और मैं चाहूँगा कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जिस पे काम कर रहे हैं, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, एक्टिंग से रिलेटेड क्या सोच रहे हैं और म्यूज़िक से रिलेटेड क्या सोच रहे हैं? जितने भी फैंस हैं उनको तो मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच वंस अगेन, बिकॉज सिटिंग हियर इन 2026 you guys are listening to my concerts is something very humbling. So I'm very thankful to Pakistan and all the Pakistani fans जो हमें अभी तक उसी तरह चाहते हैं जैसे हम 2004 में आए थे। That's a blessing, और इसमें ये सिर्फ आपकी वजह से है। एंड सेकंड, आपने मुझे क्या कहा था, क्या बोले? आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स, एक्टिंग का, म्यूज़िक का? सो अब एक्टिंग में दे रहा है कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप बहुत जल्द देखेंगे आफ्टर 3-4 months, एंड फॉर राइट नाउ वर्किंग ऑन अ न्यू एल्बम जो रिलीज़ हो रही है म्यूज़िक में, एंड जस्ट रिलीज हर साल हार्टलेस मैंने अभी हॉलीवुड में शूट किया था, वो रिलीज़ हुआ। सो आई थिंक आई एम enjoying music, but I'm looking for something जो अभी एक बड़ा मज़ेदार एक प्रोजेक्ट आने लगा है। तो कोलैब होने वाला है कोई आने वाले दिनों में? मज़ेदार किस्म का कोलैब होने लगा है। बस आपने हमें एक मैसेज करना है और हम सबसे पहले मेक श्योर कि मुबशर को ज़रूर मैसेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौहर भाई, एंड मैं अपनी तरफ से और हर उस मिलेनियल और हर उस 90s के बच्चे की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने, और ये स्पेशली जो आज इस साहिल किनारे, समंदर किनारे, इस पूरे पॉडकास्ट का मकसद ये था कि आपको थैंक यू किया जाए, आपकी उस एफर्ट का, आपकी उस नॉस्टैल्जिक टोन का, मेमोरीज़ का, गानों का, लिरिक्स का, हर उस एफर्ट का जो आपने किया है और हमें इतनी यादें दी, इतनी मेलोडियस हमारा नॉस्टैल्जिया होता है आपका जब म्यूज़िक सुनते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप आए और जियो पॉडकास्ट को आप। थैंक यू सो मच, परफेक्ट वेदर, अ परफेक्ट होस्ट मुबशर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड हमने ख़ास तौर पर यहाँ पर साहिल किनारे, समंदर किनारे रखी थी और गौहर भाई से मेमोरीज़ और यादें और गाने सुने, और इस दौरान आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। सी व्यू, आपको पता है शाम होते ही यहाँ पर ड्रिफ्टिंग भी शुरू हो जाती है, गाड़ियाँ भी फुल ऑन ड्रिफ्टिंग चल रही है। तो आपने, आई होप, ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। अगली एपिसोड में किसी और के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।